हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका एनवायरमेंट स्टडीज का यूनिट 1 जो है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो परिवार और मित्र या दोस्त, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें अभी हमें इसमें सीखनी है। चलिए, फैमिली यानी परिवार, कोर डेफिनेशन क्या है, मूल परिभाषा इसकी कि फैमिली क्या होती है भाई, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बाउंड बाय ब्लड एफिनिटी और को रेजिडेंस, मेंबर शेयर लव कोऑपरेशन एंड केयर। तो आपके परिवार में कौन लोग हैं? वो लोग जो ब्लड रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है, जेनेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उनमें आपस में क्या होगा, प्रेम होगा, एफेक्शन होगा, एक दूसरे के प्रति केयर करते हैं हम एक दूसरे की। अगर हम फैमिली में रहते हैं तो सभी मेंबर जो हैं एक दूसरे से एक बाउंड होते हैं, बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज ऑफ लव एंड केयर। और साथ ही साथ को रेजिडेंस यानी कि सब एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, एक ही घर में रहने वालों को मोस्टली जो है जनरली हम फैमिली कहते हैं। हालांकि अभी हम टाइप्स ऑफ फैमिली में और भी चीजें देखेंगे। देखिए, ठीक है, तो परिवार रक्त, आत्मीयता और सहनिवास से बंधा एक समूह होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी सोशलाइजेशन के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये आपके क्या है, ये प्राइमरी इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे का समाजीकरण या सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसका फर्स्ट इंट्रैक्शन उसके पेरेंट्स के साथ, या अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं या भाई बहन है उसके बड़े, तो उनके साथ होता है। तो पहली बात जो समाज के कांटेक्ट में वो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? अपनी फैमिली के थ्रू आ रहा है। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फैमिली है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। यहीं से उसकी नींव पड़ेगी, उसका बेस डेवलप होगा, जिसके बाद जो सेकेंडरी एजेंसीज हैं वो जो उसे सिखाएंगी सोशल नॉर्म्स, ठीक है, वो उसका आधार क्या है, वही जो फैमिली उसको वहां पर सिखाने वाली है। ठीक है, तो फैमिली इज द, इसके साथ ही साथ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। हमारा समाज किससे मिलकर बना है? अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलकर बना है। ठीक है, समाज हम कह रहे हैं सबसे पहले समाजीकरण कहाँ पे हो रहा है बच्चे का? फैमिली में हो रहा है। तो फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट है। जैसे कोई भी दीवार जो है वो किससे बनी हुई होती है? ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम सोसाइटी के बेसिक यूनिट को देखें, उसकी इकाई को देखें, तो क्या है? फैमिली। ठीक है, क्या है? फैमिली। तो दो तीन चीजें जो आपको बात को याद रखना है वो ये कि फैमिली है क्या, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कैसे जुड़े हुए हैं, जो ब्लड एफिनिटी और को रेजिडेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी इंस्टीट्यूट है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए, और फैमिली समाज की जो है वो मूल इकाई है, यानी कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फैमिली देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फैमिली आपकी कौन कौन सी होंगी भाई? देखो, पहली होती है न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम क्या कहते हैं? एकल परिवार। एकल परिवार में कौन कौन लोग आ जाएंगे? मदर, फादर और साथ में उनके बच्चे। ठीक है, एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली में कौन होते हैं भाई? एक मैरिड कपल होगा और उनके बच्चे होंगे, वो भी जब तक अनमैरिड होते हैं वो उनके साथ रहते हैं। ये आपका एकल परिवार है। और आजकल जो है इसी का ट्रेंड ज्यादा है। अब वो अलग अलग वजहों से हो सकता है, आजकल लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो गया है, फिर जॉब की वजह से लोग बाहर रहते हैं, तो पूरा पूरा जो बड़ा परिवार है वो एक साथ नहीं रह सकता, वहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज ही ज्यादा एग्जिस्ट करती है। इसी को हम कॉन्जुगल फैमिली भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी आ जाती है आपकी जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, तो अब आपकी जॉइंट फैमिली क्या है? यहाँ पर मैरिड कपल भी रहेगा, मैरिड कपल के बच्चे भी होंगे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, उस कपल के अपने पेरेंट्स भी होंगे। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन या कुछ और आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर साथ में रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली। और बेसिकली यहाँ पर जो बहुत सारे संस्कृतियां ऐसी हैं जहाँ पर आज भी आपको जॉइंट फैमिली का कल्चर देखने को मिलेगा। फिर आती है आपकी मैट्रिलोकल फैमिली। ठीक है, मैट्रिलोकल फैमिली कौन सी हुई? जहां पर हेड कौन है? मदर। कौन हेड है? मदर हेड है, या फिर आप कह सकते हैं जो फीमेल होती है वो यहाँ लीड करती है, हेड करती है। तो जैसे अभी जनरल जो ट्रेंड है वो ये है कि शादी के बाद जो है लड़की अपना परिवार छोड़कर लड़के के घर में जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिलोकल फैमिली में क्या होगा कि मदर हेड होती है फैमिली की, और जो कपल होता है वो फीमेल की जो फैमिली है या तो उनके साथ या उनके घर के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़का है शादी के बाद वो लड़की के घर पर जाकर उनके पेरेंट्स के साथ रहता है, या उनके घर के आसपास जो नियर बाय वो अपना कोई ना कोई रूम लेके या फिर ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर लड़के को जाना है लड़की के घर, यहाँ पर मदर हेड है। पेट्रियार्कल फैमिली क्या है? पेट्रियार्कल फैमिली में फादर हेड है
और ये जनरली जो हमें देखने को मिलता है, हम सोसाइटी अपनी कहते हैं पेट्रियार्चल सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फादर हेड है और शादी के बाद जो फीमेल होती है वो जो है अपने हस्बैंड के घर और उनकी फैमिली के साथ जाकर रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉन्सेंजिनस फैमिली, ठीक है। अब कॉन्सेंजिनस फैमिली क्या होती है, ये इंडिविजुअल्स हैं जो एक ही एंसेस्टर को शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, अब उनके 4-5 बच्चे हैं, ठीक है। 4 आप मान लीजिए बेटे हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। और ये सब जो है, ये क्योंकि एक एंसेस्टर को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं बाय ब्लड, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या फॉर्म करेंगे, कॉन्सेंजिनस फैमिली। अब आप कहेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो देखिए जॉइंट फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं वो एक ही घर में रह रहे हैं, सेम रिसोर्सेस शेयर कर रहे हैं। जबकि कॉन्सेंजिनस फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बाय ब्लड ये जुड़े हुए हैं, इनके पूर्वज यानी एंसेस्टर सेम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये एक ही घर में रह रहे हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई मेरे चाचा वहाँ रहते हैं, मेरे मामा वहाँ रहते हैं, मेरे मौसी वहाँ रहती हैं, मेरी जो बुआ है वो वहाँ रहती हैं, ठीक है। हालांकि हम सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है, बाय ब्लड हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम एक साथ रहते हो और एक ही तरह के रिसोर्सेज को शेयर करते हो। तो ये आपकी कॉन्सेंजिनस फैमिली में आ जाएगी, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हिंदी वाले भी बिल्कुल निराश ना हो, हिंदी के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। एकल परिवार, विस्तृत या संयुक्त परिवार, मातृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार और रक्त संबंधी परिवार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एक फैमिली की क्या होती है, तो एक परिवार से एक्चुअली मिलता क्या है, क्या हमें विशेषताएं देखने को मिलती है एक परिवार में। सबसे पहले हेरिडिटरी रिलेशनशिप, भाई परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से जेनेटिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के जीन्स लेकर आए, तो हेरिडिटी से जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स से हम यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं और ट्रेट्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इकोनॉमिक फंक्शंस यहाँ पर देखो, परिवार के सभी सदस्य अर्निंग ना भी हो लेकिन फिर भी उनको सस्टेन करने की जिम्मेदारी जो है, जो परिवार के कुछ अर्निंग सदस्य हैं उनकी होती है। तो पूरे परिवार का भरण पोषण करना, ठीक है, इकोनॉमिक फंक्शंस जो इसमें आ जाएंगे, जितनी भी नीड्स है फैमिली की उन सबको फुलफिल करना, यह भी एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। सभी मेंबर्स की जरूरतें यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है, इसके लिए फैमिली क्या करती है, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो बच्चे तो काम नहीं कर रहे ना, बच्चे तो अपना पढ़ाई में लगे, लेकिन उनको सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना कि जहाँ उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करना किसका काम है, पेरेंट्स का काम है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। तीसरा है एसेंशियलिटी ऑफ मैरिज, परिवार को बढ़ाने के लिए मैरिज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और उसके बाद आपके जो बच्चे हैं वो आपकी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। तो मैरिज जो है वाइटल होती है यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर फैमिली जो है अगर उसे आगे बढ़ना है तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है, जो कि फैमिली के अंतर्गत हो सकती है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो फैमिली जो है आपको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फैमिली के मेंबर्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, लव प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली से ही मिलती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। हिंदी में भी देख सकते हैं, एक तो वंशानुक्रमिक संबंध होता है यहाँ पर परिवार और उनके बच्चों के, मतलब पूरे परिवार के सदस्यों के बीच में। आर्थिक कार्य यहाँ पर, ठीक है, वो आपके यहाँ से पूरे होंगे। विवाह की आवश्यकता होती है। फिर सामाजिक सुरक्षा, इन सभी चीज, ये जो सभी चीजें हमें देखने को मिल रही है, ये सब किस में आ रही है, परिवार की जो मूलभूत लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली के फंक्शंस। तो फैमिली के जो फंक्शंस है, अब अलग अलग जो आपके थिंकर्स हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से फैमिली के जो फंक्शंस या कार्य हैं उनको वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैकवेबर की जो आपकी डिवीजन है, इन्होंने क्या बताया, इन्हें 2 तरह के फंक्शन बताए फैमिली के। एक तो है असेंशियल, ठीक है, एक है नॉन असेंशियल, ठीक है। असेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यक, जरूरी, और नॉन असेंशियल होता है गैर जरूरी। तो असेंशियल में इन्होंने किस किस को रखा है कि भाई फैमिली के क्या असेंशियल फंक्शंस है, भाई इकोनॉमिक फंक्शन, इसके बिना सस्टेन कैसे कर पाओगे। रिप्रोडक्टिव फंक्शन, अगर आपको परिवार को बढ़ाना है, ठीक है। एजुकेशनल फंक्शन, शिक्षित भी करना है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे इस समाज के साथ, बदलते समाज के साथ। सेक्सुअल फंक्शंस, ये भी आपकी मैरिज वगैरह के थ्रू ही आपके यहाँ पर फुलफिल हो पाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस असेंशियल फंक्शंस हैं, ठीक है।
और नॉन असेंशियल फंक्शंस में इन्होंने कहा है फैमिली का फंक्शन क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यानी कि मनोरंजन के जो गतिविधियां होती हैं। भाई जरूरी तो नहीं है ना सर्वाइवल के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास मनोरंजन के साधन नहीं होंगे या फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर किसी ना किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप परिवार आगे नहीं बढ़ेगा या परिवार की कोई बेसिक जरूरत पूरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी लोग इसके ये लोगों के लिए जरूरी होता है, लेकिन नॉन असेंशियल फंक्शन, ठीक है, असेंशियल फंक्शन में ये आ जाए। फिर अगर हम ऑकबर्न और निमकॉफ की बात करें तो इन्होंने क्या बताया है, दे कैटेगराइज फंक्शंस एज, अब इन्होंने अलग अलग तरीके से कहा, अफेक्शनल फंक्शन, एक दूसरे के प्रति आपका क्या होता है, जुड़ाव होता है, अफेक्शन होता है, इकोनॉमिक फंक्शन, देन प्रोटेक्टिव, आप एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, रिलीजियस फंक्शन होते हैं, धार्मिक रूप से भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक एडवांटेज जो है वो आप दे सकते हो, या कह सकते हो एक कॉपरेशन आप मिलता है आपको। बेसिकली आप किस धर्म को फॉलो करते हो ये किस पर डिपेंड करेगा, आपकी फैमिली कौन से रिलीजन को बिलोंग करती है, वहां पर किस तरह के रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वही धर्म जो है जो बच्चा भी है वो अपनाता है। बच्चा तो पहले से जानता ही नहीं ना कि वो क्या रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, कौन से भगवान की पूजा करनी है, ये सब फैमिली में ही बच्चा सीखता है। देन एजुकेशनल एक्टिविटीज हो गई, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। फिर अगर हम हैंडबर्ग की बात करें तो हैंडबर्ग ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने। हैंडबर्ग आइडेंटिफाइड प्राइमरी ग्रुप सेटिस्फेक्शन, ठीक है, प्राथमिक जो समूह एक में रहकर जो हमको क्या मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है, तो वो इन्होंने यहाँ पर एक फंक्शन बताया। देन कॉपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, आप क्या करते हो भाई, फैमिली के कितने भी मेंबर्स हैं उन सबका, किसी का भाई सोने जगने का टाइम अलग हो सकता है, खाने का टाइम, किसी को कभी भूख लग रही है, किसी को कभी किसी और टाइम पे भूख लग रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, समन्वय के साथ काम करते हैं, है ना। और डिवीजन ऑफ लेबर, भाई आपके परिवार में कुछ काम ऐसे होंगे जो आपके फादर करते होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो आपकी मदर करती होंगी, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है फैमिली के मेंबर्स के बीच में हो जाता है। देन चाइल्ड केयर एंड ट्रेनिंग, बच्चे हैं अगर परिवार में तो उनको केयर प्रोवाइड करना, उनको आगे बढ़ाना, पालना पोसना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी एक फंक्शन है फैमिली का। और सेक्सुअल रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, तो ये भी एक फैमिली का फंक्शन है, तभी जो है हमारी स्पीशीज आगे बढ़ती, ठीक है। 10, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी वही सारी चीजें हैं। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फैमिलीज इंटीग्रल रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, अब हम देखेंगे फैमिली की भूमिका क्या है बच्चे के विकास में। तो सबसे पहले तो देखो फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट यानी बच्चे के शारीरिक विकास में कैसे इंपॉर्टेंट है फैमिली। तो बच्चा जब एक फैमिली या परिवार का हिस्सा होता है तो फैमिली उसकी बेसिक नीड्स, भाई उसके खाने पीने, उसको साफ सुथरा रखने, इन सब की नीड्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, तभी वो क्या होगा, आगे फिजिकली अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो डाइट का, हाइजीन का, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी सारी चीजें उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है उसका ध्यान कौन रखेगा, फैमिली रखेगी। फिर मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो पेरेंट्स के ट्रेट्स, जो माँ बाप के गुण हैं वो बच्चों में पास ऑन होते हैं, वो तो जेनेटिकली हुए। उसके अलावा जो शिक्षा होती है माँ बाप की, ठीक है, अगर माँ बाप शिक्षित होते हैं तो बच्चों को भी आगे पढ़ाएंगे, उन्हें सही गलत की परख करना सिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो खुद शिक्षित ना हो और तो शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते, ऐसे में वो बच्चों की जो गलत चीजें हैं उनके ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या सही से पढ़ लिख रहे हैं या नहीं, ये सब चीजों पे वो ध्यान नहीं दे पाते, जबकि आज के जमाने में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो पेरेंट्स की खुद के ट्रेड्स और खुद उनमें कितने वो शिक्षित है, ये बहुत ज्यादा आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। देन अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट, हमने बात करी कि जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंसी है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। तो जो सबसे पहली लर्निंग हो रही है ना बच्चे की, वो कहाँ हो रही है, फैमिली में ही हो रही है। आजकल तो आप देखोगे स्कूल में डालने से पहले ही कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ABCD सिखा देते हैं, क ख सिखा देते हैं, कई सारे कलर्स को पहचानना सिखा देते हैं। तो वो अर्ली लर्निंग वगैरह वो कहाँ से हो रही है, वो हो रही है परिवार से। तो होम और सराउंडिंग्स जो होती है वो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करती है, और बच्चे की जो एजुकेशन है दरअसल फैमिली में ही शुरू हो जाती है, अर्ली एजुकेशन फैमिली में शुरू हो जाती है। देन नॉलेज ट्रांसमिशन, नॉलेज ट्रांसमिशन किस तरह की नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, फैमिली ट्रांसमिट करती है वैल्यूज, एटीट्यूड, प्रैक्टिसेस शेपिंग फ्यूचर जनरेशंस। मतलब आप भविष्य में किस तरह के बच्चे चाहते हैं, किस तरह के बेसिकली सिटीजन चाहते हैं, या किस तरह के व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं, वो सब यहीं से आपका तय हो जाता है कि आप बच्चों में किस तरह का ज्ञान डालेंगे, किस तरह का वैल्यू सिस्टम डालेंगे, किस तरह का दृष्टिकोण बच्चे का बनाना चाहते हैं आप। वो सारी चीजें जब बच्चा आपके साथ रहते रहते जब सीखता है तो वही चीजें बड़े होकर उसकी पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं, ठीक है। देन ये सब चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है, शारीरिक विकास पे कैसे काम किया जाता है।
फैमिली कैसे आप मानसिक विकास को प्रभावित करती है, प्रारंभिक सीखने का माहौल प्रदान करती है, ज्ञान का प्रसारण होता है यहाँ से। अब आते हैं हम टॉपिक फ्रेंड पर, ठीक है, मित्र। तो मित्र जो है आपका, अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो है आपकी एक डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग अ पर्सन विद हुम वन हैज अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन टिपिकली वन एक्सक्लूसिव ऑफ सेक्सुअल और फैमिली रिलेशन। तो मित्र कौन है? वो व्यक्ति जिसके साथ आप एक कनेक्शन फील करते हो, एक बॉन्ड फील करते हो, आपको उसके साथ अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं सेम इंटरेस्ट शेयर करते हो, सेम कंफर्ट जोन है आपका। अब यहाँ पे आपको कोई सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल रहा, यहाँ पर आपको कोई फैमिली रिलेशन वाला यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, इसके अलावा किसी और पर्सन के साथ जब आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो वही आपके क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। अब देखो एसेंस ऑफ फ्रेंड में अगर हम देखें तो बेसिकली फ्रेंड्स के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल अफेक्शन होता है, एक बॉन्ड ऑफ क्या है, अफेक्शन, एक जुड़ाव महसूस करते हो आप, ठीक है। फैमिली और रोमांटिक नहीं है ये, यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ आप एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हो जो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव का है, ठीक है, लव केयर का भी है और जुड़ाव का है। देन आप सेम तरह के इंटरेस्ट जो है वो शेयर करते हो। फ्रेंड शेयर जॉय एंड सॉरो, ऑफर सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका थिंकिंग लेवल, थॉट प्रोसेस वो सेम है। हम दोस्त किसे बनाते हैं? हम उन्हीं को बनाते हैं जिनके साथ हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं। आप खुद सोचिए आप कितने लोगों से मिलते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपके फ्रेंड्स बन पाते हैं जिनके साथ आपका थॉट लेवल मैच कर जाएगा, जिनके साथ आपके इंटरेस्ट मैच करेंगे, जिनके साथ आप खुश फील करोगे, ठीक है। तो वो क्या है आपके, वही आपके दोस्त बनते हैं। तो वो आपके सुख दुख के साथी होते हैं, वो आपको दुख में क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सुख में आपकी खुशी को भी फील करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यहाँ एक दूसरे के लिए, फ्रेंड्स के बीच में भी क्या होती है, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के थॉट्स के लिए, ठीक है, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज के लिए। रिस्पेक्ट इज फंडामेंटल टू फ्रेंडशिप, फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप सामने वाले को कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाओगे तभी हम फ्रेंड्स के साथ ही, देखिए हम कोई ऐसी बात भी शेयर कर लेते हैं जो शायद हम अपने परिवार वालों के साथ ना कर पाए, लेकिन फ्रेंड्स के साथ हम अपने ऐसी बातें भी शेयर कर लेंगे जो लगता है हमें कि शायद हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन फ्रेंड शायद हमको क्या दे दे, एक सही तरह की राय दे दे। ये क्या है, ट्रस्ट, ये विश्वास है कि हमारा फ्रेंड हमको समझेगा, हमने किस वजह से ये चीजें की हैं वो उसको समझ में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पर होती है, क्योंकि हम एक दूसरे की थिंकिंग को, एक दूसरे के थॉट लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाती है। चूजन कंपेनियनशिप, यहाँ पर क्या है, फ्रेंड एक ऐसा रिश्ता है जिसको आपने चूज किया। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप जो है वो क्या होती है, यूनिक होती है। जरूरी नहीं है आपको ऊपर थोपा जाए भाई इसके साथ दोस्ती करनी है या तुम्हें इसी को दोस्त बनाना है। दोस्त आप खुद चुनते हो, आपके दोस्त खुद बनते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, आपके अपने रुचियों के अनुसार, जिसके साथ आपके इंटरेस्ट मैच कर जाएंगे, आपका थिंकिंग लेवल मैच कर जाएगा, उसी को आप अपना दोस्त बनाओगे। तो ये चोजन कंपेनियन है, इसे आपने चुना है, किसी ने आपको फोर्सफुली कहा नहीं है इनसे दोस्ती करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को, क्योंकि ये एक तरह का सोशल रिलेशनशिप है जो स्पेशली चाइल्डहुड एज में और एडोलेसेंट एज में बच्चे के विकास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। बाल अवस्था में और एडोलेसेंट, किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो बच्चे की मेंटालिटी को, बच्चे की साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं दोस्त भी हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमारा जिसके साथ इंटरेस्ट मैच कर जाए हम उसे अपना फ्रेंड बना लेते, ठीक है, लेकिन अच्छी संगत ऑब्वियसली रखनी चाहिए। चलिए, यही आपका हिंदी में भी गिवन है। अब देखिए अरिस्टोटल ने ना 3 टाइप की फ्रेंडशिप बताई है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 टाइप की फ्रेंडशिप अरिस्टोटल ने क्या बताई। एक है आपकी फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, जरूरत के दोस्त कहते हैं ना, जरूरत के मित्र। ये आपके मित्र कब तक है, जब तब तक इनका मतलब पूरा हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ये आपसे इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका कोई फायदा हो रहा है, तब तक ये आपके दोस्त बने हुए हैं। ये होते हैं फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट या फ्रेंड्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, जरूरत के दोस्त। दूसरे होते हैं फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। ये क्या है, इनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, कॉमन इंटरेस्ट आप शेयर करते हैं, इनकी कंपनी में आप बहुत अच्छा फील करते हैं और जितनी भी मनोरंजक चीजें आप करना चाहते हैं वो इनके साथ आप करते हैं, ठीक है। तो वो है आपके फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। और तीसरी होती है फ्रेंडशिप ऑफ गुड। यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट या प्लेजर की बात नहीं हो रही,
आप सिर्फ इनके साथ मित्र इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी रुचियां मैच करती हैं या फिर आप मनोरंजन का समय एक साथ बिताते हैं या आपका कोई कार्य पूरा हो रहा है। एक बेसिक आपके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उस पर्सन के प्रति, आप एप्रिशिएट करते हो जिस तरह का वो व्यक्ति है, आप उस चीज को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करते हो, तो वो हो जाता है फ्रेंडशिप ऑफ गुड, लॉन्ग लास्टिंग होती है, यही सबसे ज्यादा। तो अरस्तु के मित्रता के 3 प्रकार ये हमने देख लिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेटिव्स एंड रिलेशनशिप्स। अब हम रिश्तेदारों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो रिश्तेदार होते कौन है, ठीक है। रिश्तेदार कौन होते हैं? रिलेटिव्स आर इंडिविजुअल कनेक्टेड बाय ब्लड, मैरिज, इमोशंस और शेयर्ड फीलिंग्स। आपको पता ही है रिश्तेदार क्या होते हैं, हमारे ब्लड के साथ हम कनेक्टेड हैं, हमारे चाचा हो गए, मामा हो गए, बुआ, ठीक है, कजिन्स हो गए, ये सारे लोग क्या है, ये हमारे रिश्तेदार होते हैं। कहीं ना कहीं हम इनसे इमोशंस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, फीलिंग्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, मैरिज की वजह से भी हमारे रिश्तेदार बन सकते हैं, ठीक है, तो ये रिलेटिव्स हो गए। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे बच्चों के कैसे इंप्रूव होते हैं? हमने ये देखा था कि फैमिली जो है प्राइमरी एजेंसी है जिसके द्वारा जो है बच्चा सोशलाइजेशन सीख रहा है। इसके अलावा रिलेटिव्स के साथ भी जब बच्चा कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होते हैं। भाई अलग अलग तरह के लोग जो है बच्चे को मिल रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उसके साथ के ही हैं, कुछ उससे छोटे हैं, सबके साथ जो है उसको डील करना है, तो कहीं ना कहीं उसके इंटरपर्सनल स्किल्स भी यहाँ से इंप्रूव होते हैं। देन कल्चरल और इमोशनल ग्रोथ, जब बच्चा जो है, भाई हम इधर रिलेटिव्स की वेडिंग में जा रहे हैं या इस रिलेटिव के यहाँ कोई पूजा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करके वहाँ के रिचुअल्स को, वहाँ के कस्टम्स को सीख रहे हैं। इसके अलावा हमारे कई रिलेटिव जो है अलग अलग प्रोफेशंस में होते हैं, तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं कि किस प्रोफेशन की क्या बारीकियां हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा सीखने को मिलती हैं। प्लस हम इनसे एटीट्यूड्स, एम्पैथी, कंपैशन, भाई बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना, कोई कोई रिलेटिव ऐसे होते हैं जिनके आने से तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मैच करता है, हम उनके साथ बड़े मजे आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आए हैं लेकिन इनके साथ जो है उतना आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता। हाँ भाई, फिर आप नमस्ते वगैरह करके आप सोचते हो बस इससे ज्यादा और नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे एटीट्यूड्स यहाँ से डेवलप होते हैं, एम्पैथी, कंपैशन। इसके अलावा कल्चर के प्रति अवेयरनेस आती है फैमिली और रिलेटिव्स की वजह से, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे आपका प्रोफाउंड रोल ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट, खेल, ठीक है। खेल का क्या आपका प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे? देखिए, मारिया मोंटेसरी का तो कहना था प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का काम ही खेलना है, ठीक है, बच्चे का काम है खेलना। और प्ले जो है दरअसल क्या इंटीग्रेट करता है, आपके सेंसरी मोटर, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, इन सभी चीजों को ये कनेक्ट कर देता है, इन सभी चीजों को ये कनेक्ट कर देता है। आपके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, आप इमोशनली क्या जुड़ जाते हो। आप खेल में जब प्ले में इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपके इमोशनल जो एस्पेक्ट होते हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, आगे आपके संज्ञानात्मक जो क्षमताएं हैं उनका विकास होता है। ये सारी चीजें खेल के द्वारा क्या होती है, आपकी एनहेंस होती है, इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये आइडियल सेटिंग है, खेलते वक्त आइडियल सेटिंग होती है बच्चे को कुछ भी सिखाने की या उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि खेलने के द्वारा क्या होता है, आपकी जो नर्व सेल्स हैं, आप सोचो कोई पजल आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करने में लग जाओ, कितना दिमाग लगा देता है एक बच्चा, अगर उसका ध्यान लग जाए उसको इतने मजे आते हैं। तो आप सोचो वहां पर कितना ज्यादा उसका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है खेल के द्वारा, ठीक है। तो नर्व सेल्स कनेक्शंस, ब्रेडिंग, इससे ब्रेन की ग्रोथ अच्छी होती है। देन मोटर स्किल्स यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप भागने दौड़ने वाले, स्पोर्ट्स वाले, गेम्स वाले इनमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपके मोटर स्किल्स आपके इनहेंस होंगे। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात हुई है ना। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन से होते हैं, जिसमें आपकी लार्जर मसल्स यूज होती हैं, बड़ी मसल्स यूज होती हैं, ठीक है। जैसे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, किक कर रहे हो, ठीक है, बैडमिंटन खेल रहे हो तो हाथ को ऐसे हिला रहे हो, तो ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में, क्योंकि इनमें लार्जर मसल्स आपकी यूज हो रही है। फाइन में क्या हो जाता है, जहाँ स्मॉलर मसल्स यूज होती हैं, जैसे आप लिख रहे हो, पेंट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह की चीजें जो होती है इसमें छोटा छोटा बारीक काम आपको करना होता है, तो वो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके मोटर स्किल्स को एनहेंस करने में भी खेल या प्ले की बहुत ज्यादा रोल है। होलिस्टिक ग्रोथ होती है, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्ले की वजह से बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, सोशलाइजेशन सीख रहा है, इमोशनल वेलबींग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितनी सारी चीजें आ रही हैं,
ठीक है। आप नॉर्मल बैट बॉल भी खेल रहे हो ना अपने कहते हैं मोहल्ले में बाहर, तब भी बच्चा कितना ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसका फिजिकल ग्रोथ तो हो ही रहा है, वो दिमाग भी लगाएगा मुझे कितने रन बनाने हैं, क्या करना है, ठीक है, कहाँ से बॉल आ रही, कहाँ को मारूं, शॉट्स। बहुत ये नहीं कह रहे कि भाई उसे बहुत टेक्निकलिटीज पता है, लेकिन उसके बावजूद उसे कितनी चीजें सीखने को मिल जाती है। ठीक है, एक दूसरे से फिर वहां पर जब आपके फ्रेंड्स होते हैं जो, या मोहल्ले के और भी जो बच्चे होते हैं, कुछ आपसे बड़े होंगे एज में, कुछ छोटे होंगे, उनसे अलग अलग तरह की चीजें सीखने को मिल रही है, भाषा सीखने को मिल रही है, तो सोशलाइजेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्ले के दौरान होती है। देन एम्पावरमेंट, इट हेल्प चिल्ड्रन टू बी एक्टिव, मेक चॉइसेस एंड मास्टर एक्शंस। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना गली में खेलने वाले बच्चे, कोई एक ऐसा स्पोर्ट होगा या कोई ऐसा गेम जो बच्चा बहुत ही ज्यादा खेलता होगा और बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, मास्टरी हो जाएगी उसमें उसकी, तो ये बच्चे की चॉइसेस बच्चे को एक्टिव बनाता है, और बच्चा जो है अपने एक्शंस के ऊपर मास्टरी भी यहाँ पर लेकर आता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये पर हिंदी में भी है, देन हम इसको कर ही चुके हैं, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले जो है ये एजुकेशनल एलिमेंट भी है, क्योंकि देखो अगर हम छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली जो भी चीजें अगर हमें सिखानी है खेल के माध्यम से सिखाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खेल के दौरान बच्चे के सारे सेंस ऑर्गन जो है ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, तो इसमें बच्चा जो है ना सीखने के लिए एकदम सही आप कह सकते हो कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर आप बच्चों को जब सिखाते हो तो प्ले इज क्या है, कोर एजुकेशनल एलिमेंट, इसीलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि हमें स्कूल के करिकुलम में इसीलिए प्ले को जरूर यहाँ पर जोड़ना चाहिए, ताकि टीचिंग को आसान बनाया जा सके और बच्चा ज्यादा समय तक जो है कॉन्सेप्ट को याद रख पाएगा। देन कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खेल के द्वारा जब बच्चों को सिखाते हैं बच्चे की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, और टीम वर्क बच्चे को करना आता है। ग्रुप्स में आप बच्चों से एक्टिविटीज करवा रहे हो, उनको खिलवा रहे हो, तो बच्चा जो है टीम स्पिरिट डेवलप करता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली कैसे, फिर टीम को जब जिताना है तो एक दूसरे का साथ तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली स्पिरिट भी यहीं से डेवलप होती है। देन फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स तो होते ही हैं, ऑब्वियसली बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होगी। ठीक है, जब बच्चे इस तरीके से खेलने जाते हैं ग्राउंड वगैरह में, तो ऑब्वियसली इतनी सारी चीजों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। देन हेल्पिंग द बॉडी रेजिस्ट डिजीजेस, बच्चे डिजीज से फाइट कर पाएंगे और इन्फेक्शन से भी लड़ पाएंगे। देन मेंटल हेल्थ एडवांटेज यहाँ बच्चे को मिलता है, बच्चे का स्ट्रेस रिड्यूस होता है। देन बॉडी की एबिलिटी जो है मेंटल चैलेंजेस को मैनेज करने की वो बढ़ जाती है, और ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पर से होता है। ठीक है, चलिए अब हम कर लेंगे आपके कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपके पूछे जा सकते हैं, मतलब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैमिली इज इनकरेक्ट? Family is the basic unit of society. Family is the first place where child begins to learn and receive early education. Family is mini society for children, and here children learn about socialization by observation, and family may be bound by force and it may exist without love and respect. तो देखो भाई, पहला तो सही है, बेसिक यूनिट है सोसाइटी, दूसरा भी सही है, बच्चा यहाँ पर सीखता है, अर्ली एजुकेशन से यही मिलती है, तीसरा भी सही है कि मिनी सोसाइटी है जहाँ पे बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है, चौथा गलत है, फैमिली एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बाय फोर्स बांध के नहीं रख सकते आप उसको, यहाँ पर और बिना लव और रिस्पेक्ट के एग्जिस्ट करना फैमिली का मुश्किल होता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स गेम्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इम्यूनिटी, फिजिकल, मेंटल, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही, सारे ही हैं, सारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, टू पीपल हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर, दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप इज, तो अरस्तु के अनुसार दो लोग हैं उनके बीच में क्या है, परस्पर सम्मान की भावना है, तो ये किस तरह के मित्र हैं? फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, फ्रेंडशिप ऑफ द गुड, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई ये फ्रेंडशिप ऑफ गुड, ठीक है, फ्रेंडशिप ऑफ गुड के मित्र। नेक्स्ट है, मयंक टेल्स हिज फ्रेंड दैट हिज फैमिली इज हेडेड बाय मदर, दो हिज फादर इज अलाइव एंड दे आर रिसाइडिंग एट मदर्स एंसेस्ट्रल हाउस, हिज फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो भाई बता रहा है वो कि उसकी मदर जो है वो फैमिली की हेड है, हालांकि फादर भी अलाइव है लेकिन फिर भी वो मदर के जो एंसेस्ट्रल हाउस है वहां पर रहते हैं, पैतृक घर में रहते हैं। तो ये किस तरह की फैमिली है? पेट्रियार्कल, मैट्रिलोकल, कॉन्जुगल फैमिली या कॉन्सेंजिनस फैमिली, तो ये है आपकी मैट्रिलोकल फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे से आपका जो ये एनवायरमेंट स्टडीज का है, इसमें एक से दो क्वेश्चन आपके इस वाले यूनिट से जरूर आते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा और बेसिक है, बस आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि आपको बस फैमिली याद रखनी है। ठीक है, फैमिली क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, टाइप्स याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है, ठीक है,
फिर आप इसके फंक्शन याद रखिएगा, और फंक्शन में भी जो आपके अलग अलग थिंकर्स ने फंक्शन दिए ना उनको जरूर ध्यान में रखिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप क्या याद रखेंगे भाई, रिलेटिव्स किस चीज में हेल्प करते हैं, और बहुत जनरल था, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं था तो बहुत जनरल था, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। देन फ्रेंड्स के बारे में, ध्यान रखिएगा, फ्रेंड्स कैसे हेल्प करते हैं बच्चे की ग्रोथ में या चाइल्ड के डेवलपमेंट में। और फ्रेंड्स में भी जो 3 अरिस्टोटल ने बताए हैं 3 टाइप के फ्रेंड्स, उनको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और लास्ट जो हम देख रहे हैं कि प्ले का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, ये जनरल है, ये जनरल है। फंक्शंस रिलेटिव्स वाला भी जनरल है। यहाँ पर फ्रेंड के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ टाइप्स ऑफ फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फंक्शंस में भी जो थिंकर ने दिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से यहाँ पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।